Hello everyone. So let's derive Newton's second law of motion. Let's derive Newton's second law of motion, that is F equals to ma. Derive, दिखाई दे रहा है सबको? Derive F equals to ma, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वाला एक्सप्रेशन को डिराइव करना है. ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले आंसर सबसे पहले लिखेंगे लेट क्या क्या करेंगे, लिखो लेट an object let an object of mass, एक ऑब्जेक्ट पकड़ लो, उसका मास m, let an object of mass m moving in straight line, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, वो कैसे मूव कर रहा है? मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with initial velocity इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या अल्फाबेट से पकड़ते हैं? विथ इनिशियल वेलोसिटी u and it is uniformly accelerated. जैसे ही एक्सेलरेशन हुआ तो क्या चीज चेंज होता है? when acceleration is there, what changes? velocity changes. तो and it is uniformly accelerated, अब वेलोसिटी क्या चेंज हो जाएगा? u से क्या चेंज हो जाएगा? v तक. it is uniformly accelerated to velocity v तक चेंज हो गया. in time t with application of force F तो देखो ये सिर्फ इतना सारा कुछ हमने लेट किया. क्या क्या लेट किया एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हम लोगों ने, उस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने मास क्या पकड़ा? उस ऑब्जेक्ट का मास कितना लेट किया? m. वो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है? स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लेट किया? u. अब वो अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अचानक से एक्सेलरेशन किया, स्पीड बढ़ाया या स्पीड कमा सकता है, तो एक्सेलरेशन हुआ, उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? v. जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितने टाइम में हुआ? t टाइम में. और एक्सेलरेशन कैसे हुआ? फोर्स लगाने पे हुआ, विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F. तो हमने जो लेट किया वापस रिवाइज करो, बोलो तुम लोग. एक ऑब्जेक्ट का मास कितना पकड़ा? किस मोशन में जा रहा है? स्ट्रेट लाइन. इनिशियल वेलोसिटी क्या पकड़ना है? और एक्सेलरेशन होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी क्या पकड़ना है? कितने टाइम में हुआ? t. और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाया F. तो इतना कुछ हुआ. अब नेक्स्ट लाइन, फुल स्टॉप. इनिशियल मोमेंटम को पकड़ लो. इनिशियल, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल्स टू, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ. आज ही तुम लोग को क्या था? mu. वेरी गुड. एंड व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू p2 कितना होगा? mv. mu और mv लिखा. नाउ चेंज इन मोमेंटम, गौरव, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम का चेंज क्या माइनस क्या होता है? mv माइनस mu. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू, अच्छा इज इक्वल्स टू नहीं लिखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1. चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया, ये जो साइन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? p2 माइनस p1. चेंज इन मोमेंटम क्या, किसका मतलब क्या है? p2 माइनस p1. जया, p2 का मतलब क्या है मेरे पास? p2 का मतलब यानी mv माइनस p1 मतलब व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? mu. ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट लाइन में m कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, v माइनस यू, पकड़ो इसको। कुणाल यू आर राइटिंग, P2 माइनस P1 करो, P2 की जगह लिखो mv, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, तो सेम चीज ही कंटिन्यू है। तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस V1, P2 की जगह mv कर दो, P1 की जगह mu, mv माइनस mu, mv माइनस mu, फिर m कॉमन लेके v माइनस u। अब थोड़ी देर बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा कुणाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का वर्ड रेट लगाते ही क्या चीज से डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टी। लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लो, लिखे जो एर पढ़े हम लोग सेकेंड लॉ क्या पढ़े हैं जया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किसके संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के संग, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसकी जगह हम फोर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये और रेट ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे और अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स ब्रैकेट में करेंगे F, इसकी जगह अप्लाइड फोर्स कर दिए क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। समझ आया, मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह क्या लिख दिया, अप्लाइड फोर्स, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ यही तो समझाया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स, तो उसकी जगह ये लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में अब बताओ F इज इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू लगता है क्लास 11 में जाके सीखोगे, ये साइन अभी तक हम लोग क्या चीज का पुट कर रहे हैं बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे और इज इक्वल्स टू लगाओगे, इन दोनों में यही डिफरेंस है, इसको लगाते ही एक कांस्टेंट के संग मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा k, सम में यूज नहीं करेंगे, डिराइवेशन में दिखाएंगे। अगर ये साइन हटा के इक्वल्स टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, k हैज सम वैल्यूज, k इज अ कांस्टेंट, k और बाकी सब सेम, एम वी माइनस यू बाई टी। अब बताओ तो क्यों आया इज इक्वल्स टू, बताना k क्यों आया, क्योंकि हमने इक्वल्स टू लगाया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या लगाया, इक्वल्स टू। जैसे इक्वल्स टू लगाओगे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के संग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आनंद उसको वो करो, टैप करो, जैसे ये साइन हटा के इक्वल्स टू लगाओगे तो ये और इक्वल्स टू का इतना सा ही डिफरेंस है, कांस्टेंट के साथ आपको एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट आपको संग में कुछ देना पड़ेगा। अब v माइनस यू बाई टी क्या होता है, v माइनस यू बाई टी क्या होता है, फटाफट से बता दो, आप कितना फॉर्मूला चार्ट पढ़े हो, एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो आ गया फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए, के एक कांस्टेंट है, फॉर्म सम्स में हम यूज नहीं करेंगे, के एक कांस्टेंट है, नीचे लिख देते हैं वेयर के क्या है, के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। m क्या है वो तो पहले ही पकड़ लिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। a क्या है, एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, बस खत्म, डिराइव हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, F इक्वल्स टू KMA। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन, समझ आया कैसे डिराइव हुआ। पहले इनिशियल मोमेंटम को क्या पकड़े, mu,
फाइनल मोमेंटम को क्या पकड़े, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ जया, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 यानी mv माइनस mu, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ mv माइनस u बाई टी, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह हमने क्या लिखा फोर्स, यानी फोर्स इक्वल्स टू mv माइनस u बाई टी, फिर इक्वल्स टू लगा तो एक k आया और v माइनस u बाई टी की जगह हमने a लिख दिया, तो ये पूरा f इक्वल्स टू a में डिराइव हो गया। सेकेंड लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन, सेकेंड लॉ का, एक फील्डर अगर एक क्रिकेट मैच में एक फील्डर, मान लो इधर से एक बॉल ऊपर बहुत हाइट से बॉल आ रहा है, ठीक है, उसको कैच करना है, तो कैच करने के लिए फील्डर क्या करता है, बॉल को कैच करते वक्त ऐसे आके थोड़ा कैच करता है, उसको थोड़ा सा पीछे लाके कैच करता है, ऐसे धड़ाप कर कैसे कैच बहुत कम करता है कि हाथ रेस करके पूरा बॉल को एकदम फट करके पकड़ा है। ऐसे करने में अगर कोई करता है तो बहुत चोट लगती है हाथ पे, जबकि यही बॉल को अगर मैं स्लोली ऐसे पकड़ूं तो मेरा हाथ में चोट कम लगेगा। तो व्हाई द फील्डर while catching the ball gives little bit time to catch it, it doesn't stop suddenly उसको फट करके खत्म नहीं करता। तो आंसर देखो, वो जो आ रहा है बॉल वो एक वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है, अगर मैं उसको जल्दी से पकड़ूं कैच करूं तो जल्दी से कैच करने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो एक बार देखो फॉर्मूला देखो इधर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल्स टू m v माइनस u बाई टी, जानते हो ये, रेट माने डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम m v माइनस u। अगर जल्दी से कैच कर रहे हैं तो कैच करने में टाइम क्या लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। अगर टाइम कम लग रहा है कृष्णी, टाइम अगर कम लग रहा है, धनुषी ये मैं तुमको ही पूछूंगी, अगर टाइम कम लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। अगर टाइम कम लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो फोर्स ज्यादा लगेगा अपने हाथ में अगर टाइम कम किया है। लेकिन वही चीज अगर तुम टाइम ज्यादा दे रहे हो, टाइम ज्यादा लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो व्हाई fielder catches ball like this, क्या लिखेंगे, this gives more time to catch, if the time is more the rate of change of momentum would be less and the force applied on the palm would be less। समझ आया, गुड, बोलो गौरव क्या समझ आया फिर। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, एक एथलीट हाई जंप जब कर रहा है, तो एथलीट जब हाई जंप कर रहा है तो हाई जंप में वो जो सरफेस होता है वो सैंड का या कुशन होता है, ऐसे रफ सरफेस, रोड में हाई जंप क्यों नहीं होता, मतलब एकदम रफ सरफेस में लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, टाइटली है, तो सिंपल बोलेंगे रोड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा है और उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, तुम क्या बोल रहे हो, और सैंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम है, फोर्स कम लगेगा। तो ये सेकंड लॉ से ये दोनों आंसर्स देने हैं। पहला ये फील्डर वाला, देखो फील्डर वाला मैं बुक का लैंग्वेज रीड कर रही हूँ, क्या तुम लोग को समझ आ रहा है क्या। हैव यू नोटिस्ड while catching a fast moving cricket ball, एक क्रिकेट बॉल को फास्ट मूविंग कैच करते वक्त a fielder in the ground gradually pulls its hand backward for catching, why,
In doing so, the fielder increases the time. ये करता है क्यों? The fielder increases the time. During the high velocity of the ball changes to zero. High velocity का ball अचानक से zero हो जाता है. Now, thus the acceleration is decreased. Therefore, the impact is reduced. If the ball is suddenly catched in short interval of time, the rate of change of momentum would be high, and the force applied on the hand would be high. A large force would hit the palm. ठीक है, तो हम लोग को आंसर किस तरह से देना है? टाइम के हिसाब से, कि टाइम इंटरवल ज्यादा लग रहा है, टाइम इंटरवल कम लग रहा है. ये मैं लिखा दूंगी, दे दूंगी, वो वाला देख लेना, उससे रिलेटेड लिखना है, और फिल्डर वाला भी. बाकी कुछ क्वेश्चन करो सेकंड लॉ के सम्स. राइट डाउन, क्वेश्चन.